बाढ़ के हालातों का सीएम नीतीश ने लिया जायजा। राजधानी समेत कई इलाकों का दौरा, पीएम ने की यूपी में समीक्षा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बोले पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, कानून बनने से होगा समाज सद्भावना। बेगूसराय में ताक पर रख दिया कानून का खौफ, खुलेआम 2 युवाओं ने लहराया बंदूक, वीडियो हो रहा वायरल। देश में 140 दिन बाद कोरोना के मामलों में आई कमी, 24 घंटे में मिले 38,353 नए कोरोना के मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मुख्य नहर के दीघा ब्लॉक का निरीक्षण किया। कुर्जी गोसाई टोला के पास बाढ़ की स्थिति का भी जायजा लिया। बता दें आपको कि लगातार बारिश के कारण बिहार की राजधानी सहित कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण बाढ़ की स्थिति भी आ चुकी है, जिसका जायजा लेने सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से सड़कों पर निकले। तो एक बार फिर से सड़कों पर दिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दीघा ब्लॉक की, जहां नीतीश कुमार पहुंचे क्योंकि लगातार राजधानी पटना में भी जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और बाढ़ की स्थिति आ चुकी है। और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार खुद अब सड़कों का जायजा ले रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और बाढ़ की स्थितियों पर गहनता से नजर भी बनाए रखे हैं। और खगड़िया जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की समस्याएं जारी हैं। दिन ब दिन नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण गांव घरों में नदियों का जल प्रवेश कर गया है। परबत्ता प्रखंड अंतर्गत तेमघा करारी में बीते 3 दिन सप्ताह पहले से ही दर्जनों घर जलमग्न हो गए। और आपको बता दें कि दिन ब दिन नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो जा रही है। बाढ़ग्रस्त ग्रामीणों के अनुसार नौका व्यवस्था और राशन व्यवस्था और मेडिकल सुविधा तक भी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण बाढ़ पीड़ितों के चेहरे पर स्थानीय नेतागण और सरकार के प्रति निराशा है। सारी समस्या है, यातायात की असुविधा है और राशन पानी का दिक्कत है, घर सब डूब चुका है। सरकार के द्वारा और स्थानीय विधायक के द्वारा यही सहयोग के नाम पे एक नाव दिया गया है हम लोग को। हम लोग चाहते हैं कि सरकार के द्वारा अभी हम लोग को राशन पानी का व्यवस्था किया जाए, ऊंचे स्थानों का सुरक्षित जहां हम लोग रह सकें उसका व्यवस्था कराया जाए। और शहीद दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित लोक संवाद में 11 अगस्त 1947 को देश की आजादी के लिए शहीद हुए 7 अमर शहीदों की कुर्बानियों को याद किया और उन्हें पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो शहीद दिवस के मौके पर अमर शहीदों की कुर्बानियों को याद किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास एक अन्य मार्ग स्थित शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। और बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि आपसी जमीन बंटवारा न होने के कारण जमीन विवाद के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिहार में विकास के कारण जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं। भूमाफिया परिवार में विवाद पैदा कर दखल कब्जा कर रहे हैं और इसी के लिए अब सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था की है। ऑनलाइन माध्यम से जमीन का रसीद कटवाने की व्यवस्था की गई है। जमीन विवाद से बचने के लिए ऑनलाइन रसीद कटवाने का काम करें। बिहार के नौजवान सोशल मीडिया के माध्यम से जमीन का पर्चा कटवाएं और विवादों से बचें। और जातिगत जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से समाज में सद्भावना का माहौल बनेगा। जातिगत जनगणना जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के बाद किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून से देश के हित में बड़ा काम होगा। जो बड़ा विषय है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर निश्चित रूप से बनना चाहिए और उस पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, किसी भी लोगों को पूरे राष्ट्र के स्वरूप में सोचना चाहिए। नीतीश कुमार में स्पष्ट रूप से हम लोगों ने शुरू से कहा है कि जाति जनगणना विषय केंद्र में ऑलरेडी गया हुआ है। केंद्र पर उस विषय पर चर्चा और विमर्श हो रहा है, लेकिन जो बड़ा विषय है वो जनसंख्या नियंत्रण का है।
और रोहतास जिले के संजौली प्रखंड के उदयपुर पंचायत में पैक्स का उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। बता दें कि उदयपुर पैक्स का चुनाव साल 2019 में संपन्न हुआ था, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सत्येंद्र कुमार विजयी हुए थे। वहीं उदयपुर पैक्स के निर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा देने के कारण कार्यकारी का गठन नहीं हो सका, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव किया। मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों के समर्थकों का काफी हुजूम भी देखने को मिला। और बेगूसराय में तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक बार फिर से पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। दरअसल महज 8 सेकंड का ये इस वीडियो ने जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 युवकों के द्वारा हथियार से फायरिंग की जा रही है। हालांकि जीटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो कहां की है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जरा आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें चौंका देने वाली है। बक्सर के सिमरी प्रखंड में बाढ़ से घिरे गांव के ग्रामीण अचानक धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि सिमरी अंचल के सीओ अनिल कुमार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद के लिए पिटाई दिया। बता दें आपको कि डीएम अमन समीर ने कहा कि इस क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया और सीओ अनिल कुमार को पीड़ितों के लिए राहत सामग्री देने का निर्देश दिया था। प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ। एक छोटा सा तिरपाल है, उसमें 25, 30, 20 करके मवेशी रखा गया। क्योंकि दलित और महादलित समाज के लोग हैं, इनके पास सब कुछ नहीं रह गया है, तो इसलिए बांध के दक्षिण साइड में ऊंचे स्थान पर ये लोग आश्रय लिए हैं। एक तिरपाल का मांग किए हैं, तिरपाल न देकर और महिलाओं को, पुरुषों को अपने सिपाही के बल पे लाठी से पिटवा कर सबको घायल करवा दिया गया है। टोटल अधिकारी हमारे जिला का यहाँ पर आते हैं, हम ये पूछते हैं कि बाढ़ में जो डूबते हैं उसके राहत देने के लिए आते हैं या गुंडाई करने के लिए आते हैं। हम गरीब सब पानी में डूबे हैं, सब अपने जीविका को लेकर दिलाने की काम कर रहे हैं। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के कावा पुल के पास नदी में एक व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव की पहचान कर हिलसा मुख्य सड़क पर शव रखकर मुआवजे की मांग की है और सड़क जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। तो नालंदा में आक्रोशित ग्रामीणों ने हिलसा सड़क जाम कर दिया। बता दें कि नदी में एक शख्स का शव मिला, जिसके बाद शव मिलने के बाद से ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और ग्रामीणों ने उचित मुआवजे की मांग की है। शव को सड़क पर रख के सड़क जाम कर दिया। जिले के ग्राम चिपरबिहा का एक दिनेश रविदास नाम का युवक काम करने गया था। शाम को घर नहीं लौटा तो लोग खोज किए इधर उधर, रात में 2-3 घंटा, लेकिन नहीं कहीं मिला। लेकिन सुबह में कावा नदी, कावा पुल के नीचे निकट लाश पानी में डूबा हुआ था। उसको लोग निकाल कर रोड पर, मेन रोड पर रख के उनकी मुआवजा की मांग कर रहा है। सीतामढ़ी जिले की जहां बाजपट्टी प्रखंड अंतर्गत बनगांव में मौजूद बोधायन मंदिर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की वजह से अपने मुनासिब मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है और आज भी लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब मिलेगा बोधायन मंदिर को सम्मान, आखिर कब। जरा ये रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड अंतर्गत बनगांव में मौजूद बोधायन मंदिर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की वजह से अपने मुनासिब मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि जिस बोधायन भगवान की तपोभूमि पर उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया, उनके हिसाब से इस मंदिर को प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। स्थानीय लोग बताते हैं कि बोधायन भगवान इसी बनगांव के रहने वाले थे। वे वैज्ञानिक एवं धार्मिक ज्ञान के समंदर थे। यही वजह है कि हजारों साल पहले उनके निधन के बाद भी उन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने गणित विषय के पाई का वैल्यू मान बताया था।
साथ ही 2 का वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला भी उन्होंने ही दिया था। इसके अलावा गणित में भी और कई खोज किए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने पूरे राष्ट्र स्तर पर किया और अयोध्या, कश्मीर समेत कई धार्मिक स्थलों पर जाकर लोगों को सनातन धर्म के बारे में विस्तार से समझाया। यहाँ तपस्या किए जी, तो बरूची और पाणिनि इनका दोनों शिष्य बना। अच्छा, तो बरूची को दर्शन शास्त्र में और पाणिनि व्याकरण के आचार्य में, और यहाँ से इनका जो प्रस्थान हुआ तो जनकपुर से अहिला स्थान से बैद्यनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, काशी और पूरे देश में गंगोत्री, रामेश्वरम, द्वारका सब जगह से घूमते घूमते अंतिम पड़ाव इनका गुजरात में शिष्य लोग रोक लिया। धीरे धीरे पूरे मुल्क में उनके अनुयायी बनते गए। अंत समय में भक्तों के कहने पर वे गुजरात में रहने लगे। उन्होंने समाधि भी गुजरात में ही ली। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि बनगांव के लोग सैकड़ों पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी भगवान बोधायन के बारे में नहीं जान पाए थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि 1957 में हमारे गांव के ही स्वामी सार्वभौम वासुदेव आचार्य ने संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के बाद ये ढूंढ निकाला कि पाई का मान निकालने वाले गणित के महान विद्वान भगवान बोधायन बाजपट्टी प्रखंड के बनगांव निवासी हैं। सार्वभौम वासुदेवा संस्कृत विषय के इतने बड़े विद्वान थे कि तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें सार्वभौम की उपाधि दी थी। साथ ही उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत विषय का हेड बनाया गया था। आज भी BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वासुदेव आचार्य का नाम विद्वानों की सूची में दर्ज है। अयोध्या में भी सार्वभौम वासुदेवा का दार्शनिक आश्रम है। अभी वर्तमान में उस आश्रम के महंत जनार्दन दास महाराज हैं। ये भी बाजपट्टी प्रखंड के बनगांव के ही रहने वाले थे। इन्होंने ही काफी गहरे अध्ययन के बाद संस्कृत के ग्रंथों से खोज निकाला था कि भगवान बोधायन भी बनगांव के ही रहने वाले थे। यहाँ उनका जन्म स्थान है। यहाँ इस बार जो है से हमारे जो गणमान्य लोग हैं, विधायक है, MP है, उनका फंड आया है जो हमारे इस जन्म धरती यहाँ धर्म स्थान को पर्यटन। हम गांव में जाते हैं, सब भक्तों से सहयोग लेते हैं। जिसकी जो श्रद्धा होती करती है भगवती। गांव के सब लोग सहयोग करते हैं। जिसकी जो श्रद्धा हो, नहीं किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं कि आप ये करिए वो करिए। यहाँ पे हम अभी झूलन करने वाले हैं। 5-6 दिन बाद झूलन चलेगा भगवान का, 5-6 दिन तक। इसके बाद अपना बुधायन जयंती का आयोजन किया जाएगा। यहाँ कार्यक्रम होता रहता है ठाकुर जी के पास। उनका इतिहास 1200 से 800 ईसा पूर्व का माना जाता है। उन्होंने ही 1957 में भगवान बोधायन की प्रतिमा लाकर इस जगह स्थापित किया था। गांव के जमींदारों ने तकरीबन 25 एकड़ जमीन इस मंदिर में दान दे दी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों साल पुराने इतिहास वाले इस मंदिर की जगह को पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं दिया जाना कितना बड़ा अपमान हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही स्थानीय लोगों की ही समझी जाएगी और सरकार के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी उतनी ही है। वर्ष 2019 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाजपट्टी आकर भगवान बोधायन के मंदिर के दर्शन करते हैं, पर्यटक स्थल बनवाने की बात भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी मामला। चलिए अब सीधा रुख करते हैं झारखंड का, जहां निकी प्रधान यानी कि बेहतर प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक्स में करने के बाद अब खिलाड़ी निकी प्रधान वापस अपने राज्य लौटी हैं और उनके स्वागत में आज हेमंत सोरेन द्वारा संबोधन किया जा रहा है। जरा रुख करते हैं सीएम हेमंत सोरेन के संबोधन का। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन जारी है और ये संबोधन है निकी प्रधान के आगमन को लेकर। बता दें
कि निकी प्रधान और सलीमा टेटे ये दो खिलाड़ी हैं जो रांची पहुंचे हैं और रांची एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है और बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर पूरा राज्य जिस एक तरफ खुश है, तो सीएम हेमंत सोरेन ने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख का चेक भी दिया है। तो ये एक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन की ओर से एक छोटा सा इनाम। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो उसमें रांची के खिलाड़ियों ने भी एक बेहद अहम योगदान है। और ऐसे में पूरा राज्य यानी पूरा झारखंड, पूरे झारखंड वासियों में खुशी की लहर है और ये खुशी की लहर देखने को मिली रांची के एयरपोर्ट पर जब खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। तो सीएम हेमंत सोरेन में भी उतनी ही खुशी देखी जा रही है जितनी खुशी झारखंड वासियों में देखी जा रही है, क्योंकि झारखंड के खिलाड़ियों ने कह सकते हैं कि राज्य का नाम ऊंचा किया है और राज्य का एक अलग दर्जा भी राज्य को प्राप्त हुआ है। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स की अगर बात कर ले तो टोक्यो ओलंपिक्स में झारखंड के कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और कई खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाने का काम भी किया है। तो ऐसे में जब खिलाड़ी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे अपने राज्य में, तो उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, वजूद स्थापित करते हुए निकल रहे हैं। इसलिए कई सारी योजनाएं जो हम लोगों ने इस बार नियमावली के तहत नकद पुरस्कार देने की हम लोगों ने कार्यों को निश्चित किया है। हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स सेंटर का भी हम लोगों ने योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है, जहां 8 हॉकी, 12 फुटबॉल, 6 एथलेटिक्स और 7 तीरंदाजी, 1 वॉलीबॉल, 1 बैडमिंटन का ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी हो चुकी है और वहां हमारे बच्चे निःशुल्क अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। डे बोर्डिंग ट्रेनिंग सेंटर का भी हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जहां जो बच्चे आएंगे उनको 500 रुपये प्रति स्टूडेंट देने का भी हम लोगों का संकल्प है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जहां हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको सरकार सीधी नियुक्ति देने का भी काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। उसके तहत आज तक लगभग 40 बच्चों को हम लोगों ने सीधी नियुक्ति दी, जहां 2 बच्चे सब इंस्पेक्टर के रूप में हम लोगों ने भी नियुक्त किया है। अभी कई चीजें अभी बाकी हैं। अभी तो लगभग हम लोगों ने, मुझे लगता है कि शुरुआत हम लोगों ने बहुत तेजी से की है। अभी और इसे गति और भी उसे तराशने की आवश्यकता है और समय चरणबद्ध तरीके से इन सब चीजों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज के इस भावनात्मक सुखद अवसर पर जो इनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये लोग आज इस सम्मान समारोह के मुख्य कह सकते हैं कि एक गवाह के रूप में हैं कि आज जहां बिजली नहीं, जहां सड़कें नहीं, वहां की बेटी आज उन जगहों पर पहुंच के आ रही हैं जहां पर शायद आम लोगों के लिए वो एक सपना था। आज हमने एक और निर्णय लिया है कि ये निकी प्रधान और सलीमा टेटे का
जो सिमडेगा में गांव हो या उनके शहर में जो हो, इनके इच्छा अनुसार एक सुसज्जित पक्का मकान बना करके सरकार देने की निर्णय है। 3,000 स्क्वायर फीट की वो मकान होगी और जहां इनके विचार के अनुरूप उसको डिजाइन किया जाएगा और तैयार किया जाएगा। इसके अलावा हमने एक और अभी विचार किया है, इस पर हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं और जो हमारे कोचेस हैं, ये सब जो खेल के दौरान कोई आकस्मिक घटना घटती है, किसी तरीके की कोई छोटी या बड़ी चोट उनको लगती है, तो उनके अस्पताल का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ये हमने सोचा, क्योंकि खेल में बहुत सारे ऐसे घटनाएं कभी घटती हैं किसी बच्चे के साथ, जहां उसके लिए दोबारा उसको हासिल करना मुश्किल है, लेकिन जीवन व्यापन करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए भी उसको एक सपोर्ट सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। ऐसे कई चीजें राज्य के लोग, राज्य के नौजवान जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का हर संभव हर प्रयास हम लोग करेंगे। अभी हाल फिलहाल में भी एक जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं, उनमें से एक को उसको भी नियुक्ति दिया है ना हम लोग, जो साइकिल वाला चला गया। एक बच्चा था गढ़वा का, क्या गेम खेलता है, बोसिया कोई गेम है, मैं भी बहुत अच्छी तरीके से परिचित नहीं हूं। बेचारा वो किसी कारण से वो पूरा शारीरिक रूप से अपंग हो चुका, लेकिन उसका जुनून खत्म नहीं हुआ। ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, लेकिन आज फिर भी उस खेल में अपना स्थान पाने में कामयाब हो रहा है। और आज हम लोगों ने उसको भी आर्थिक रूप से सहयोग दिया। ऐसे कई बच्चे हैं, चाहे वो कहीं से भी, किसी गांव से आए, किसी भी मुकाम से आए, उनको बढ़ाने का हमारा भरकस प्रयास रहेगा। इसलिए इन्हीं बातों के साथ पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत इन दोनों बच्चियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला समय में मुझे लगता है कि और बेहतर प्रदर्शन करते हुए, अभी तो खिलाड़ी के रूप में है, हो सकता है कि आने वाला खेल में उस टीम का कोच के रूप में हमारे बच्चे हमें दिखें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। तो खिलाड़ियों के अभिवादन और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन का संबोधन आपने सुना। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।